नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के हरियाणा दौरे की, एनडीए में पड़ी फूट की, देखेंगे हरियाणा में बीजेपी नेताओं के विरोध को, जानेंगे पीएम मोदी पर महबूबा मुफ्ती के तीखे पलटवार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा जेपी नड्डा की शह पर बीजेपी नेता राहुल गांधी को जान से लेने की दे रहे हैं धमकी। मेरठ में बीजेपी का सदस्यता अभियान बना लड़ाई का मैदान, नेताओं के बीच चले लात घूंसे। चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन मजबूत स्थिति में भारत, बांग्लादेश को 149 पर किया आउट। दूसरी पारी में भारत ने 3 विकेट पर बनाए 81 रन, बढ़त 308 रन की हुई। शेयर बाजार में छाई हरियाली, 1359 अंकों की बढ़त के साथ 84,544 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 375 अंकों की बढ़त के साथ 25,790 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हरियाणा में चुनावी दौर में प्रचार के शोर के बीच राहुल गांधी भी हरियाणा पहुंच गए। उनके इस अचानक हरियाणा दौरे ने सबको हैरान कर दिया। तो क्यों अचानक हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में चुनावों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अचानक ही वो करनाल पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि प्रदेश में सब तरफ चुनावी शोर गूंज रहा है, लेकिन राहुल चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वो तो अपने एक दोस्त से मुलाकात के लिए गए हैं। हरियाणा के करनाल में उन्होंने एक युवक, जिससे वो अपने अमेरिका दौरे पर मिले थे, उसके परिवार वालों से मुलाकात की। दरअसल अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी की अमित कुमार नाम के एक भारतीय मूल के लड़के से मुलाकात हुई थी, जिसका कुछ समय पहले अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया था और तब से वो अस्पताल में ही भर्ती है। अपनी मुलाकात के दौरान राहुल ने उसके घर जाने का वादा किया था और जब वो वहां पहुंचे तो अपना वादा भी निभाया। उन्होंने अमित को वीडियो कॉल भी किया। अमित के घर वालों के साथ 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात में राहुल ने उनका हालचाल जाना और जाते हुए देसी घी और चूरमा भी साथ लेकर गए। राहुल का ये अचानक दौरा न सिर्फ विरोधी दल के नेता, बल्कि खुद उनके पार्टी के नेताओं के लिए भी चौंकाने वाला था। किसी को भी सूचित किए बिना सुबह 5 बजे ही राहुल करनाल पहुंच गए। वैसे उनका इस तरह का दौरा चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि अक्सर ही वो आम लोगों के बीच जाते रहते हैं, उनके सुध लेते रहते हैं। सुल्तानपुर मोची हो या मिथुन नाइक, राहुल के ऐसे कई किस्से चर्चा का मुद्दा रहे हैं और राहुल गांधी की इन सब मुलाकातों से बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही हैं। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है, तो उसकी मुश्किलें सहयोगी दल भी बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र एनडीए में पहले से ही दरार बढ़ती दिखाई दे रही है और ऐसे में अब एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने एक और ऐसा बयान दे दिया है जिससे यह तनाव और बढ़ सकता है। तो ऐसा क्या कहा अजित पवार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। इस बीच एनडीए में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। एनडीए में शामिल घटक दलों ने अपने ही सहयोगियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। अजित पवार ने राहुल गांधी पर हो रहे हमलों और उनके खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने महायुति के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीभ काटने की धमकी दी जा रही है। क्या ये सही है? गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन गुस्सा जाहिर करने की भी मर्यादा होती है। अजित पवार ने आगे कहा कि एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन कोई भी सत्ताधारी हो, विरोधी हो या फिर कोई भी हो, जुबान पर नियंत्रण न रखने वालों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। कहीं भी गलत बयानबाजी कर महायुति और उसके सहयोगी पक्षों को मुश्किल में ना लाएं। ठीक है कि गुस्सा आता है, हमें भी आता है, लेकिन गुस्सा जाहिर करने की भी मर्यादा होती है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? अगर कोई कुछ बोल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि महायुति की सरकार का उसे समर्थन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अजित पवार ने अपने इस बयान से राहुल के खिलाफ बयान देने वालों को हिदायत दे दी है। कहा जा रहा है कि अजित पवार राहुल के समर्थन में आ गए हैं। अजित पवार ने सीधे सीधे बीजेपी समेत पूरे महायुति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं अजीत गुट के एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में 10% सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को देने की बात कही है। अजित पवार के तेवर बगावती तो पहले से ही थे, अब वो राहुल के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र एनडीए में फूट की चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो चर्चा हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों के विरोध की भी हो रही है। चुनाव प्रचार के दौर में बीजेपी प्रत्याशियों को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो कैसे हरियाणा में बीजेपी नेताओं की बढ़ी मुश्किलें,
जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में सभी सियासी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच हरियाणा में बीजेपी की स्थिति खराब होती जा रही है। बीजेपी उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। प्रचार करने गए 5 बीजेपी प्रत्याशियों और नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा। इसमें जींद की नरवाना सीट से प्रत्याशी कृष्ण बेदी, महेंद्रगढ़ की नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, फतेहाबाद की रतिया से सुनीता दुग्गला व टोहाना से देवेंद्र बबली, झज्जर से कप्तान बिरधाना और रेवाड़ी के अटेली से पूर्व विधायक सीताराम यादव के साथ अप्रिय स्थिति बन चुकी है। जनता ने इन्हें घेर लिया और उल्टे लौटने को मजबूर कर दिया। प्रत्याशियों को काले झंडे दिखाए गए तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार रणधीर पनिहार का देवा गांव में विरोध किया गया। यहाँ गांव वालों ने पनिहार को घेर लिया और सवाल जवाब किए। ये सवाल किसान आंदोलन और खेती किसानी से जुड़े मुद्दों को लेकर थे। बीजेपी उम्मीदवार इन सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। इस बीच पनिहार के समर्थकों और गांव वालों के बीच बहस होने लगी। गांव वालों को उग्र होता देख पनिहार अपना प्रोग्राम छोड़कर गांव से निकल गए। और इतना ही नहीं, अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा ने बीजेपी उम्मीदवार को हराने की अपील करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल के समर्थन का ऐलान कर दिया। इसी को लेकर चंद्रा ने कहा कि मैं बीजेपी समर्थक परिवार से हूं, फिर भी एक निर्दलीय के लिए मतदान की अपील कर रहा हूं। इसके साथ ही सुभाष चंद्रा ने बीजेपी प्रत्याशी कमल गुप्ता को नसीहत दी। उन्होंने कहा, जब कभी तूफान आता है तो जो पेड़ झुकना नहीं जानते वो टूटकर गिरते हैं। जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और अब खुद बीजेपी के नेताओं को ये अंदाजा हो गया है कि इस बार बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल जाएगी। हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। जनता भी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है। जनता के दबाव में बीजेपी विरोधी पार्टियों को भी एक मंच पर आना पड़ रहा है। इसका असर जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर की मजबूत क्षेत्रीय पार्टी पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी पीएम मोदी पर करारा हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर को लेकर बड़ा दावा किया है। जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। मुफ्ती ने संकेतों में बता दिया है कि वो सीएम पद की उम्मीदवार नहीं है, बल्कि चुनाव बाद इंडिया गठबंधन जिसे नेता बताएगा उसका वो समर्थन करेंगी। संकेतों में महबूबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करने की बात भी कह दी है। पीडीपी प्रमुख ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए पीडीपी के दरवाजे पर आई थी। ये बात शायद प्रधानमंत्री को याद होगी। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, मुझे लगता है कि बीजेपी सभी पहलुओं पर विफल रही है। हिंदू मुस्लिम करने के बाद, मुसलमानों को निशाना बनाने, मस्जिदों को तोड़ने के बाद अब उनको पाकिस्तानी याद आया है। ये उनकी विफलता है और विफलता को छिपाने के लिए वो ऐसी बातें करते रहते हैं। अब्दुल्ला परिवार की वजह से भारत में कश्मीर है। अगर अब्दुल्ला खानदान ने तब पाकिस्तान का एजेंडा लागू किया होता तो जम्मू कश्मीर भारत के बदले पाकिस्तान में होता और आजाद होता। अब उनका ये बयान ऐसे टाइम पर आया है जब पीएम मोदी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को पाकिस्तान का एजेंडा बताया है और महबूबा मुफ्ती ने सीधे पलटवार कर दिया है। ऐसे में अब बीजेपी चौतरफा घिरती नजर आ रही है। महबूबा के बयान से साफ है कि उन्होंने चुनाव भले ही अलग लड़ा हो, लेकिन वो इंडिया के साथ ही रहेंगी, जिससे बीजेपी संकट में दिख रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सामने आया बड़ा संकट अब टलता दिखाई दे रहा है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टर और ममता सरकार के बीच सहमति बन गई है। कोलकाता केस में जूनियर डॉक्टरों ने 41 दिन बाद अपना प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया है। उनका ये फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद आया है। डॉक्टरों ने ममता सरकार से 5 मांगे की थी, जिनमें ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय से लेकर डॉक्टरों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था जैसी मांगे शामिल थी। इनमें 3 पर सहमति बन गई है। इस मुलाकात के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक, कोलकाता पुलिस के उपायुक्त उत्तर को भी हटा दिया गया। साथ ही पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को भी मंगलवार को हटा दिया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 21 सितंबर से काम पर लौटने की घोषणा की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों को काम पर लौटने के आदेश दिए थे। ममता सरकार भी लंबे वक्त से ये अपील कर रही थी, लेकिन अब जाकर उन्होंने काम पर लौटने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने हड़ताल को आंशिक रूप से खत्म करने का ऐलान किया है और वो सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही काम करेंगे। ओपीडी अभी भी बंद रहेगी। डॉक्टरों ने कहा कि न्याय के लिए हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम बंगाल सरकार को 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। अगर इस दौरान सरकार अपने सभी वादों को लागू नहीं करती है तो हम फिर से हड़ताल शुरू करेंगे। डॉक्टरों से काम पर लौटने की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। डॉक्टरों ने तो प्रदर्शन खत्म कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है।
उस पर केस की लाइव प्रोसीडिंग की बजाय XRP को बढ़ावा देने वाला एक वीडियो चल रहा है, जिसका शीर्षक ब्रैड गार्लिंग हाउस रिपल है। बता दें कि XRP अमेरिका स्थित कंपनी रिपल लैब्स की बनाई एक क्रिप्टो करेंसी है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सभी मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला किया था और तब से ही सुप्रीम कोर्ट के इस चैनल पर बड़े मामलों की सुनवाई प्रसारित की जाती है। हाल ही में कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर हुई कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी, लेकिन अब हैकर्स ने सारे पुराने वीडियो को प्राइवेट कर दिया है, जिसके बाद ये मामला चिंता का विषय बन गया है। मामले में जानकारी देते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल पूरे मामले को लेकर यही कह सकते हैं कि वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने इसे ठीक करने के लिए एनआईसी से मदद मांगी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ही साइबर क्राइम का शिकार हो जा रहा है, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? लगातार बढ़ते साइबर क्राइम पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ही इसकी चपेट में आ गई? तो सुप्रीम कोर्ट का चैनल ही चोरी हो गया। वैसे उम्मीद है कि जल्दी ही रिकवरी हो जाएगी और कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से लाइव कार्रवाई दिखाई देगी। तो वहीं दिल्ली में भी नई सरकार शपथ लेने की तैयारी में है। आतिशी को एलजी दिल्ली के सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। तो क्या है शपथ का पूरा कार्यक्रम, देखिए इस रिपोर्ट में। इस समय सबकी निगाहें दिल्ली की सियासत पर टिकी हुई हैं। 21 सितंबर को दिल्ली वासियों को अपना नया सीएम मिलने जा रहा है। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेंगी। इसी दिन उनके साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन को मंत्रिमंडल में बरकरार रखा जाएगा, जबकि मुकेश अहलावत को पहली बार कैबिनेट में जगह दी गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है। सीएम पद की शपथ से पहले आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बने तो दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश की तरह बिजली की दरें बढ़ जाएंगी। बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के कनेक्शन का चार्ज 250% तक बढ़ा दिया है। ये वो उत्तर प्रदेश की सरकार है जो मई जून की तपती हुई गर्मी में 8-8 घंटे के पावर कट लगाती है। बीजेपी सरकार ने गरीबों को महंगी बिजली का करंट लगाया है। बीजेपी का बिजली मॉडल है सबसे महंगी बिजली, सबसे लंबे पावर कट। यही कारण है कि दिल्ली वालों को आने वाले चुनाव में फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, वरना दिल्ली में भी बिजली महंगी होगी और लंबे लंबे पावर कट लगेंगे। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सुनने में आया है कि बड़बोली भाजपा नेता और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भाजपा दिल्ली का सीएम फेस बनाना चाहती है। अगर ये बात सही है तो ऐसा लगता है कि शायद वो भूल गई है कि उसे उनकी अमेठी हार से सीख नहीं मिली है, या पार्टी अभी उनकी और दुर्गति कराना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।